ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान आयुर्वेद, आयुर्वेद का दर्शन और आयुर्वेद का सिद्धांत, इसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। और आज हम विशेष बात पर चर्चा करने वाले हैं, वह है आयुर्वेद का अनुपान। अनुपान का अर्थ होता है भोजन के बाद में या औषधि आदि के बाद में जो सेवन करने वाले जो पदार्थ है। अनुपश्चात सहवा पीयते, ऐसा कह करके आयुर्वेद में इति अनुपानम अल्पदोषम अदोषम व अपि अनुपानेन जीर्यति। इस व्याख्या के अनुसार जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का अनुपान माना गया है। एक भोजन के बाद पिए जाने वाला, जैसे कि छाछ है, दूध है या अलग अलग तरह के रस है। दूसरा जैसे औषधि के साथ लिए जाने वाला, जैसे कि जल है, मधु आदि हैं। तो इस तरह से आयुर्वेद में अनुपान को विशेष महत्व दिया गया है। यानी कि भोजन की सावधानी, किसके साथ में हितकारी संयोग है, क्या विरुद्ध संयोग है, इतनी ज़्यादा आप देखेंगे भोजन के विषय में, जीवन का जो हम आहार लेते हैं उसके विषय में जितनी वैज्ञानिकता के साथ में, जितना रहस्य के साथ में, जितनी गहराई के साथ में आयुर्वेद में वर्णन है, अद्भुत थे हमारे ऋषि। अद्भुत बातें ऋषियों ने बताई हैं। तो अनुपान कितनी गहरी बात है। कहा कि अनुपान एक तो भोजन के बाद एक औषधि के साथ, कि उससे भोजन, जैसे आपने भोजन किया, भोजनांते पिबेत तक्रम, एकदम कहा निशांते यानी प्रातः काल में पिबेत वारी, भोजनांते पिबेत तक्रम और दिवांते पिबेत दुग्धम, वैद्य से किम प्रयोजनम। इस तरह से इतनी गहराई के साथ में वह भी अनुपान है। रात्रि भोजन के बाद में दूध को अनुपान माना गया है। मध्याह्न के भोजन के बाद में जो है तक्र को अनुपान माना गया है। इस तरह से कि उससे खाया हुआ पच जाएगा, खाए हुए भोजन के जो गुण हैं वो गुण बढ़ जाएंगे। इसी तरह से औषधि के साथ में हम बात करते हैं कि जो यदि दवाई के साथ में शहद को लिया जाएगा या जल के साथ लिया जाएगा, गर्म के साथ लिया जाएगा, ठंडा के साथ लिया जाएगा, ये सब अनुपान ही है। तो इससे क्या होता है, अनुपान से, अनुपान गुणवाही भी होते हैं, अनुपान गुण को, प्रभाव को बढ़ाने वाले भी होते हैं। तो इस तरह से यह भोज्य पदार्थों और औषधियों के समवाहक का कार्य करता है। यानी कि हम कह सकते हैं ये अनुपान एक अनुपूरक है, सप्लीमेंट्री आइटम है।
यानी कि जो जो सप्लीमेंट्री आइटम की तरह से इस तरह से काम करता है कि जो मुख्य औषधियों के साथ जोड़ करके एक औषधि का माध्यम बन करके और जो औषधि का जो बुरे है अरुचिकर स्वाद है उसको भी कम करता है। यानी कि कई बार औषधि कड़वी होती है तो वो शहद डालने से वो मीठी भी हो जाती है, परंतु उसके साथ साथ में उसके गुण को भी बढ़ाता है। यानी दोनों ही काम करता है अनुपान जो है। इसी तरह से जो स्वाभाविक जो उसकी शक्ति है उसको भी वो बढ़ाता है। भोजन औषधि को पाचन में जो सहायक बनता है, इसलिए जो आयुर्वेद के अंदर अनुपान को जो है ना, अनुपान को आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता मानी गई है। तो इसीलिए उसकी उपयोगिता को हम थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि कहा कि उचित अनुपान के सेवन से व्यक्ति को पुष्टि मिलती है, शक्ति मिलती है और वीर्य की वृद्धि होती है। देखिए कितनी बेहतरीन चीज़ है ना। पदार्थों में भी है गुण हैं, अनुपान में भी है, समय में भी है, ऋतु में भी है, यानी दोनों ही चीज़ है। आप इसको समझिए किस तरह से करने से हमारे शरीर के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं उनकी अभिवृद्धि होती है, किस तरह से न करने से उनका क्षरण होता है, ह्रास होता है। इससे बेहतरीन संभवतः दुनिया के किसी भी पैथी में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी परंपरा में, किसी भी मत पंथ संप्रदाय में अन्यत्र कहीं पर भी वर्णन नहीं है। इसीलिए भारतीय संस्कृति महान संस्कृति है, समृद्धशाली संस्कृति है। और जिन विषयों की, जिन गुणों की हम बात कर रहे हैं, ये आज की लिखी हुई नहीं है, ये बातें हैं हजारों वर्ष पहले लिखी हुई। चरक शास्त्र की जो रचना है वह ईस्वी से भी लोग ऐसा मानते हैं कि 300 से 700 साल पुराना, यानी कि 3000-4000 साल पुरानी बात हमको कह रहे हैं। वो बात बहुत पुरानी है, वो तो लाखों वर्ष पुरानी है, पर लिखित रूप से प्रमाण के रूप में भी जिन ऋषियों का आज उदाहरण हमारे सामने है वो भी हजारों वर्ष पुराने हैं। इसीलिए वो बात में दम है तो ही तो आज तक ये चीज़ें चली आ रही हैं। यदि चीज़ों में दम न हो, यथार्थता न हो, शक्ति न हो, तो आज तक ये शक्ति की और वीर्य की और पुष्टि की कहानी न हम आपको सुना रहे होते, शायद आप हमसे सुन भी नहीं रहे होते। इसीलिए कहा कि अनुपान बहुत महत्वपूर्ण है। ये ताजगी को देने वाला है, प्रसन्नता को प्रदान करने वाला है। इससे मृदुता भी प्राप्त होती है, इससे पाचक अग्नि भी तेज हो जाती है और रंग में निखार आता है, मानसिक और शारीरिक थकान भी दूर हो जाती है। और उचित अनुपान सभी दोषों को शांत करने के साथ साथ में रस, रक्त आदि जो धातुओं की जो है वृद्धि करके, और उसके अंदर भी जो दोष हो जाते हैं कभी जमा, वो दोष जमा भी नहीं होने देता। इसीलिए कहा कि अनुपान बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर अनुपान जब इतना महत्वपूर्ण है तो उसके द्रव्य क्या हैं? अनुपान ये बहुत सामान्य, बहुत ज़्यादा द्रव्य नहीं है, पर कुछ द्रव्य हैं, उनकी गणना या उनकी लिस्ट, उनके नाम हम आपको बताएंगे। जैसे कहा कि जल ये प्रमुख द्रव्य है अनुपान में। आपने देखा होगा भोजन करते समय धसका लग जाता है तो आदमी थोड़ा जल पी लेता है, मिर्ची लगती है, शीशी करता है तो आप जल पी लेते हैं, जब एकदम उसमें जो है तीखा लगता है तो आप थोड़ा सा पी लेते हैं। तो ये जल को सर्वोत्तम अनुपान माना गया है। पर ध्यान रखना, कहाँ ठंडा जल पीना है, कहाँ गर्म जल पीना है, या कब कितना जल पीना है, ये हमको ध्यान रखना है। जल की बारी आएगी, जल की बात होगी, हम जरूर चर्चा करेंगे। इसी तरह से जो आसव हैं उसको भी अनुपान माना गया है, जिसको यूष कहते हैं। यूष का अर्थ है साथ सूप जिसको बोलते हैं, सब्जियों का, वेजिटेबल्स का सूप हो, चाहे विविध तरह के दूसरे जो द्रव्य बनाए जाते हैं सूप, उसको भी अनुपान माना गया है। और कई फलों का रस भी, यानी कि विशेष कर करके खट्टे फलों के रस को भी, क्योंकि वो औषधियों के गुणों को, किसी चीज़ को बढ़ाने में, घटाने में वो सहयोग करते हैं। जो मुख्य पदार्थ के अतिरिक्त है, जैसे अम्बी की चटनी वगैरह हैं, या पन्ना वगैरह है, या फिर जैसे पुदीने की चटनी वगैरह हो गई, या धनिया की चटनी वगैरह हो गई, इन्हें सब को भी हम अनुपान के रूप में ले सकते हैं। इसीलिए तो हम जो चटनी खाते हैं, चटनी स्वाद के लिए तो है, आयुर्वेद की दृष्टि से वो अनुपान का काम भी करती है। इसी तरह से जो धान्याम्ल कहा गया, यानी कि जो अलग तरह के जौ से और राई से तैयार किया हुआ जो कांजी है या जो सिरका है, तो इसको भी ये माना गया है
ये सब हमारे लिए अनुपान का काम करते हैं। इसी तरह से दूध को भी अनुपान माना गया है। कई बार ध्यान रख लेना, कुछ अनुपान द्रव्य सहयोगी द्रव्य होते हैं, कभी कभी वो मुख्य द्रव्य भी अनुपान की तरह से भी काम करते हैं। जैसे दूध है, दूध आहार भी है, दूध अनुपान भी है। इसी तरह से फल आहार भी है, फल के रस और फल कई बार वो अनुपान का काम भी करते हैं। काढ़ा आदि ये अनुपान भी हैं, ये औषधि भी हैं, ये दोनों तरह से काम कर सकते हैं। इसीलिए जब अनुपान का चयन करते समय, यानी कि जब आप किसी पदार्थ का भक्षण कर रहे हैं, किसी औषधि का सेवन कर रहे हैं, तो उस समय अनुपान का जो चुनाव करते समय जरूर ये ध्यान रख लेना उसमें उसका क्या गुण है, यानी कि पदार्थ का क्या गुण है और रोगी की क्या प्रकृति है, दोष की क्या स्थिति है। पदार्थ का गुण, रोगी की स्थिति, दोनों को मिला करके ही आप अनुपान का चयन कर सकते हैं। यदि इसमें आपने गड़बड़ी करी तो गड़बड़ हो जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो आयु है, रोग की दशा है और समय भी देख लें कि किस समय पर कैसे क्या देना चाहिए। इसको उचित मात्रा में आपको सेवन करना चाहिए। यदि आप उचित मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित जानिए कि भोजन का पाचन होगा, औषधि का पाचन होगा, रोग से निवृत्ति होगी। निवृत्ति होने के साथ साथ में आपका जो पुष्टि, तुष्टि, संतुष्टि, इसकी भी प्राप्ति होगी। यदि आपने ध्यान नहीं दिया, यदि ज़बरदस्ती कर लिया, खाने के साथ में ज़्यादा पानी, सामान्य तो बात है, पानी कोई बड़ी चीज़ तो नहीं, खाना खाते समय ज़्यादा पानी पिला दिया, इंडाइजेशन हो जाएगा, पेट भारी हो जाएगा। गर्मी का मौसम है, गर्म पानी ठोक के पिला दिया, गर्मी बढ़ लग जाएगी, पित्त बढ़ जाएगा। सर्दी का मौसम है, आपने ठोक कर ठंडा पानी पिला दिया तो कफ, खांसी, सर्दी, जुकाम हो जाएगा। ये अनुपान का इस तरह की अधिक मात्रा में या बिना बुद्धि के पूर्वक लेने से ये भी नुकसान कर जाते हैं। बात तो छोटी सी है पर ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा कि अधिक मात्रा में लेने से, असमय में लेने से, बुद्धि का प्रयोग ना कर करके ऐसी बिना केयरलेस होकर के करने से ये भी दोषों को बढ़ा देते हैं। और या बहुत कम ले लें तो ये काम ही नहीं करते। अब पानी की ज़रूरत है, गले में भोजन अटक रहा है, आप कहे कि चलो इसको 2 घूंट पानी पिला दो, पता चला कि वो अटका वो भोजन नीचे गया ही नहीं, तो अनुपान का काम कहाँ करेगा, वो तो कुछ करेगा नहीं। फिर आपने कहा चलो इसको पिला दो, ठोक दो 2 गिलास पानी, जाएगा पेट में, जा करके गुड़गुड़ करेगा, पेट में भारीपन करेगा। तो ये सामान्य सी बात है, समझने की बात है। ज़्यादा कोई बहुत बड़ा साइंस बहुत बड़ा है, पर समझने के लिए थोड़ी सी बुद्धि चाहिए। तो ऐसा साइंस जिसको, जो बात तो बड़ी हो, समझने के लिए थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी सी सजगता हो, तो ऐसी बात तो ऋषि लोग ही बता सकते हैं। इसीलिए ऋषि दयानंद कहते हैं, महर्षि स्वामी दयानंद सत्तार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि बोले जो ऋषि लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़ी सी बात कह देते हैं पर उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है, उसका महत लाभ होता है। पर जो सांसारिक लोग होते हैं, जो ऋषि लोग नहीं होते हैं, वो बात बहुत सारी बातों को भी कह देते हैं, उसमें सार कुछ भी नहीं रहता है। तो ये ऋषि बात की हम बात कर रहे हैं, तो ऋषियों की शैली में ऋषि बात को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए बोला कि कम मात्रा में भी कोई जो है आपकी जितने भी जो काम वो नहीं करेगा। अनुपान जो है इसके लिए क्या कहा कि आप कोमल, जो इसके लिए पाचन ठीक से हो पाए, इस प्रकार से रोग उत्पन्न न हो, ये ध्यान रखते हुए अलग अलग विशेष अवस्था में जो अनुपान है उनको लेना चाहिए। कुछ कुछ अवस्था में कुछ अनुपान का विधान नहीं है, यानी कि निषेध है, जैसे आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे खांसी हो रही हो, दमा हो रहा हो, छाती वगैरह में घाव हो, ज़्यादा लार शराब हो रहा हो, और सर की, गले की, गर्दन की बीमारी आदि पर कहा कि ये कई तरह के जो अनुपान है, शीतल जल है, पेय है, इन सब को लेने के लिए निषेध किया गया है। और आयुर्वेद में इतना ही नहीं है तो सामान्य निर्देश हो गया। अब हम कुछ विशेष चीज़ों की बात करने का प्रयास करते हैं। आयुर्वेद के अंदर कहा कि विशेष द्रव्यों के साथ में, विशेष पदार्थों के साथ में कुछ विशेष अनुपान लेना चाहिए। जैसे कि कहा कि रोग विशेष में किस तरह के, कौन से भोज्य पदार्थों के साथ में क्या लेना चाहिए। कहा कि जैसे कफ बढ़ रहा हो तो बड़े रूखे चीज़ खाइए, गर्म चीज़ से बने हुए पेय पदार्थ ले लो। जैसे रूखे और गर्म क्या है, कफ बढ़ रहा है, रूखा चना खा लो, भुने हुए चना, खटाखट एकदम लाभ हो जाएगा। और आप खटाखट अदरक डाल करके, तुलसी डाल कर चाय बना करके पी लो, खटाखट काम कर जाएगा। तो कितना साधारण बात और कितना बड़ा महत लाभ है। कफ का प्रकोप है, बोले रुक्ष और गर्म चीज़ों का सेवन करिए। और बोले वात का प्रकोप है, बोले क्या करो, स्निग्ध और गर्म पदार्थ का सेवन करिए। तो वात की वृद्धि हो रखी है,
तो आप वात के लिए जैसे स्निग्ध पदार्थ, आप औषधि द्रव्यों को घी में पका करके आप सेवन करिए। घी में आप सौंठ पका करके ले लीजिए, या फिर आप गरम जैसे जो जिसके अंदर सौंठ, पीपल, काली मिर्च, अश्वगंधा इस तरह के द्रव्यों का सेवन कर लीजिए तो तुरंत वात का शमन हो जाएगा। उसको बहुत ही लाभकारी माना गया है। इसी तरह से जो पित्त का प्रकोप होता है तो क्या करें, बोले मधुर और शीतल पदार्थ का सेवन करिए। शीतल जल पीजिए, एसिडिटी बन रही है तुरंत आराम हो जाएगा। मधुर में आप मुनक्का खाइए, तुरंत आराम हो जाएगा। मुलेठी का काढ़ा बना करके पी लीजिए, तुरंत आराम हो जाएगा। कितनी सहज, सरल और वैज्ञानिक बातें हैं। और इसके साथ में कहा कि यदि आपने व्रत किया है, उपवास किया है, शारीरिक श्रम किया है, ज़्यादा बोलने से, चलने से कमजोरी हो गई हो, तो कहा कि तुरंत ताकत देने के लिए कहा कि आप दूध लीजिए, दूध में घी डाल कर ले लीजिए, तुरंत उसमें शहद डाल करके ले लीजिए। तो ये कहा कि ये सद्य जो है यह शक्ति को उत्पन्न करने वाले लोग हैं, ये द्रव्य हैं, ये सद्य, इससे आपको शक्ति और इससे स्फूर्ति की प्राप्ति होगी। इसी तरह से मद्य सेवन आदि, जैसे हमने कहा कि मद्य सेवनीय द्रव्य तो नहीं है। यदि आप करते हैं, किसी को मोटापा है, निंद्रा तंद्रा है, सुस्ती है, चक्कर है, थकावट है, उसके लिए कहा कि ऐसी स्थिति में नींबू मिला करके पानी पिला दो, या थोड़ा सा शहद नींबू मिला करके पानी पिला दो, गुनगुना जल पिला दो, उससे एकदम लाभ हो जाएगा। और यदि जो प्रतिकूल भोजन असात्म वाले यदि आपने खाना खाया है तो कहा कि थोड़ा सा बाद में दूध पीने से, कई बार आपने देखा होगा गलत खा लिया, यदि बेचैनी हो रही है थोड़ा दूध मिला दें, उसमें थोड़ा सौंठ मिला करके पिला दें, उससे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। और रक्त पित्त, जब बॉडी में से ब्लड का निकलना, रक्त स्राव हो रहा हो, या शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा रक्त क्षय हो गया हो, तो कहा कि उस समय पर आप दूध पिला दीजिए, गन्ने का रस पिला दीजिए, उससे आपको तुरंत लाभ हो जाएगा। और कहा कि यदि विषैला कोई प्रभाव यदि दिख रहा हो, किसी तरह से स्किन वगैरह पे कोई प्रॉब्लम दिख रही हो, तो उस समय पर हरड़ बहुत बढ़िया काम करता है। और स्निग्ध पदार्थ के रूप में घी, तेल है, इसको पिला दीजिए। जहरीली चीज़ों में भी वो लाभकारी होता है। और इतना ही नहीं, बाहर यदि तेल में थोड़ा कपूर मिला करके लगा दें तो स्किन की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। तो इसी तरह से कहा साली चावल है, मूँग है, इससे बने हुए पदार्थ खिलाने से जो शरीर में जो विषैले प्रभाव है उनको भी रोका जा सकता है। बहुत ही बेहतरीन माना गया है। इसी तरह से उड़द के से ये उड़द के साथ जो हितकारी पदार्थों के अंदर कहा कि दही है, दही से बनी हुई चीज़ें हैं, कांजी है, पीठी से बने हुए पदार्थ हैं, तेल है, यूश है, ये सब चीज़ों का सेवन के लिए कहा गया है। जल के लिए, जल के साथ गुणकारी संयोग में कहा कि जैसे जल ले लीजिए या दही ले लीजिए, ये सब लाभकारी माने गए हैं। शहद के साथ खीर के लिए या पिष्टांड या इन सब चीज़ों को भी, ठंडा या साधारण जल को भी लाभकारी माना गया है। यानी कि खीर के साथ जल तो नहीं पीना चाहिए, पर बाद में लेते हैं तो ये विरुद्ध आहार की जैसे हानि होती है, तो ये इसको थोड़ा विरुद्ध आहार माना गया है। हम बात कर रहे हैं किस चीज़ के साथ क्या लेने से शरीर के लिए लाभकारी होता है, अनुपान के विषय में। फिर कहा कि उड़द के साथ दही का पानी, कांजी, ये बहुत ही लाभकारी है। या पीठी के साथ, पीठी से बने हुए पदार्थ के साथ में तेल, या तेल के साथ में जैसे सूप जिसको बोलते हैं यूश, और खट्टी कांजी को लाभकारी माना गया है। शहद के साथ में कहा कि अनुपान, जल का अनुपान सर्वोत्तम माना गया है। या कहें कि दही है, खीर है, या जो पिष्टान्न है, जो इस तरह के अन्न के साथ में ठंडा या साधारण जल को अनुकूल या इसको अनुपान माना गया है। और हितकारी संयोग के उदाहरण के जिस प्रकार विरुद्ध आहार के सेवन से हानि होती है, उसी प्रकार से कुछ ऐसे, यानी कि हितकारी संयोग के कुछ उदाहरण मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उस उदाहरण को आप समझिए। जिस तरह से विरुद्ध आहार के सेवन से हानि हो जाती है, उसी प्रकार कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं जिनको मिला करके खाने से लाभ हो जाता है। तो ये आपके लिए अच्छा लगेगा, क्योंकि विरुद्ध आहार में तो कभी डर भी लगता है। हितकारी आप जरूर जानना चाहेंगे तो हम उसकी चर्चा करते हैं। कुछ हम इसकी पहले चर्चा कर चुके हैं, यदि कुछ रिपीट हो जाए तो आपको ज़्यादा लाभ हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे उड़द की दाल है, उड़द की दाल के साथ जो हितकारी संयोग है वो क्या है कि उड़द जल्दी पच जाए, तक्र है, खांड है, यानी कि उड़द की दाल की रोटी खाएं, मिस्सी रोटी हो या चने की रोटी हो, और चना और गेहूं का रोटी, मिस्सी रोटी के साथ में उड़द की दाल के साथ आप पिएं, छाछ और साथ में हो गुड़। ये अद्भुत संयोग माना गया है। आयुर्वेद में इसको बहुत ही लाभकारी माना गया है। इसी तरह से चना है, चना यदि आप मान लीजिए कि चने के साथ में आप खाते हैं मूली, चने को आप कच्चे चने के अंदर मूली काटिए, मूली काट करके जो स्प्राउट के अंदर आप थोड़ा नमक मिलाइए, खाइए, लाभकारी है। यदि चना भुने हुए भी खा रहे हैं, साथ में आप मूली चबा के खाइए, अद्भुत काम करेगा। चने के साथ मूली, आयुर्वेद कहता है ये आपको देगा, आपका करेगा कल्याण, तो ये आपके लिए लाभकारी है, इसको आप बिल्कुल मत भूलिएगा। मूंग को एक अद्भुत बात कही गई है। अब मूंग के साथ जो
बहुत ही लाभकारी माना गया है वो आंवला है। और आज एक रहस्य की बात बता देता हूँ, मेरी माताएं बहनें इसको सुन रही हों तो आप यदि मूंग की दाल पका रहे हों, थोड़े से आंवले को, कच्चा आंवला भी हो, 2-4 टुकड़े मूंग के दाल में डाल कर आप पकाइए, फिर आप देखिए मूंग की दाल का स्वाद एकदम अद्भुत स्वाद बन जाता है। और ये अद्भुत प्रयोग है। शायद मूंग की दाल में आंवला बहुत कम लोग डालते हैं, आज के बाद आप ज़रूर डालना, ये बहुत स्वादिष्ट बनता है। इसके अलावा मूंग की दाल के साथ में आप रोटी खाइए, रोटी के साथ में आंवले की चटनी भी खाइए, या मूंग यदि आप अंकुरित कर करके खाते हैं तो साथ साथ में आप आंवले का भी सेवन कर सकते हैं। इसको बहुत ही हितकारी और लाभकारी माना गया है, तो इसको आप ले सकते हैं। अरहर की जो दाल है, अरहर के दाल के लिए कहा कि लाभकारी संयोग ये माना गया है कि कांजी जो है बहुत अद्भुत माना गया है। तो अरहर की दाल और भोजन कर रहे हैं तो बाद में आप कांजी पी सकते हैं। कांजी का संयोग अरहर की दाल के गुणों को बढ़ाएगा, ये आपके लिए बहुत ही लाभ देगा, शरीर को तुष्टि पुष्टि संतुष्टि प्रदान करेगा। और गेहूं के लिए कहा कि गेहूं के साथ लाभकारी संयोग क्या है, बोला गेहूं के साथ ककड़ी है, गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो ककड़ी खा सकते हैं, या ककड़ी का और तो ज़्यादा तो नहीं, पर गेहूं के साथ मक्के का संयोग को बहुत हितकारी माना गया है। गेहूं के आटे में थोड़ा मक्का मिला दे, मक्का मिला करके रोटी बना करके खाएं तो ये आपको बहुत ही लाभ देगा, क्योंकि मक्का थोड़ा भारी होता है, गेहूँ भी थोड़ा सा कई बार वायु करता है। तो गेहूं और मक्का का मिलाकर के यदि आप सेवन करते हैं तो ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इससे आपकी सेहत के साथ में आपको स्वाद की भी प्राप्ति होगी। तो ज़रूर आप गेहूं और मक्के का आटा मिला करके, चाहे तो थोड़ा सा उसमें चने का आटा भी मिला सकते हैं। ये आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी माना गया है। हम बात कर रहे थे हितकारी संयोग की बात, कि किस द्रव्य के साथ में क्या लेने से, क्या अनुपात से वो हितकारी होता है। तो गेहूँ के साथ में यदि आप थोड़ा ककड़ी का सेवन करते हो हितकारी है, यदि गेहूँ के साथ में आप मक्के का भी सेवन करते हैं तो वह भी लाभकारी है, उसमें हानिकारक नहीं है। पर मक्के के साथ यदि आप अजवाइन ले लेते हैं तो वो कहा कि बहुत ही जो वायु कारक द्रव्य मक्के का जो असर है वो समाप्त हो जाता है। तो यदि आप मक्के का दलिया बना रहे हैं, मक्के की खिचड़ी बना रहे हैं, या मक्का भून करके भी खा रहे हैं तो थोड़ा सा अजवाइन भून करके, थोड़ा सा नमक डाल करके, मसाला डाल कर थोड़ा उसमें बुरक देना। और यदि आप मक्का भुट्टा भून करके भी खा रहे हो तो भी आप उसमें अजवाइन को थोड़ा भून करके नींबू के साथ में, नमक के साथ में उसको लगा देते हैं तो आयुर्वेद की दृष्टि से वो बहुत बेहतरीन संयोग माना गया है। खिचड़ी हम सबको बहुत पसंद है। खिचड़ी के लिए कहा गया कि सेंधा नमक जो है उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। खिचड़ी खानी हो तो सेंधा नमक डाल करके खाइए, वो आपके पाचन शक्ति को बढ़ाएगा, शक्ति को प्रदान करेगा, स्वाद को भी बढ़ाएगा। पिस्तान यानी गेहूं आदि आटे से बने हुए पदार्थ, इससे जो भी बड़े आदि हैं उसके लिए कहा कि ठंडे जल से ले लें। तो बड़ा आप देखा होगा कि जब बड़ा बनाया जाता है तो उसको ठंडे जल के साथ में इसका जो संयोग है उसको बहुत उत्तम माना गया है। और साथ साथ में कहा कि औषधि के रूप में इस तरह के ठंडे जल के साथ में शोधित नीम आदि से शोधित, उसकी जड़ से शोधित द्रव्यों को भी उत्तम माना गया है। दूध का हितकारी जो संयोग है वो कहा गया है कि दूध का, मूंग का जो जूस है, सूप है, क्योंकि नमक के साथ दूध नहीं लेना चाहिए पर मूंग के साथ दूध लेने का विधान है, इसलिए ध्यान रखिए। मूंग की दाल की खिचड़ी बनाएं या मूंग की दाल की खीर बना करके खाएं। मैं एक तरह से कहूँगा मूंग का खीर जो है वो दूध के साथ लेने से वो शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। बीमार हैं तो मूंग की खिचड़ी आप खिलाते हैं, बीमार हैं तो मूंग की दाल पिलाते हैं। मैं कहूँगा बीमार हैं तो थोड़ी सी मूंग की खीर भी बना कर खिलाइए, आयुर्वेद की दृष्टि से लाभकारी है। का घी के लिए जो जमीरी नींबू है वो लाभकारी होता है। जब आपने दाल में घी डाला तो थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, फिर खाइए, वो स्वाद को भी बढ़ाएगा, सेहत को भी बढ़ाएगा, आपको आनंद प्रदान करेगा। आम के लिए कहा कि आम को किसके साथ खाना चाहिए, दूध के साथ में, पर ध्यान रहे आम मैंगो शेक बनाने के पीने का आयुर्वेद में निषेध है। तो हम क्या करें, आम को खाएं और दूध ऊपर से पिएं। इसी तरह से केले के साथ घी का संयोग बहुत ही लाभकारी कहा गया है, परंतु केले को आप घी में डाल करके उसको पेस्ट बना करके भी खा सकते हैं, वो लाभकारी है। पर ध्यान रहे गलती से भी दूध को बनाना शेक बना कर नहीं पीना है। यदि आपको केला खाना है तो आप केले को घी में मसलिए, उसको खाइए, थोड़ा सा उसमें शहद भी डाल दीजिए। वैसे केला अपने आप में मीठा होता है, दूध बाद में पीजिए, फिर देखिए सेहत और ताकत का ये खजाना है। इससे आप हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे, सेहत बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा। जो दुबले पतले भाई बहन है उनके लिए अद्भुत है। इसी तरह से कहा कि नारंगी यदि आप लेते हैं तो गुड़ है, नींबू है, उसके साथ में वो लाभकारी है। हालांकि नारंगी अपने आप में ही बहुत ही हितकारी है। इसके साथ में जमीरी नींबू के लिए हितकारी कहा नमक,
यदि आप नमक नींबू के साथ लेते हैं तो ज़रूर आप नींबू का पानी पीते हैं, थोड़ा नमक डाल दीजिए। यदि आप नींबू चाटते हैं, थोड़ा सा नमक ले लीजिए, तो वो बहुत लाभकारी माना गया है। और जो अंगूर है, किशमिश है, अखरोट है, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, उनके साथ जो लाभकारी संयोग माना गया है। मैं आज एक रहस्य की बात आपको बताना चाहता हूँ। यदि आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, आप भिगो करके घोट करके बादाम पीते हैं, ज़रूर कुछ लौंग उसमें डाल दीजिएगा, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स आप खाते हैं उसमें थोड़े से 2-3 दाना लौंग मिला करके पीस लेंगे तो वह ज़्यादा लाभकारी होगा, उसका पाचन होगा, उस शरीर को लाभ देगा, ज़्यादा गुणकारी होगा, क्योंकि यह हितकारी संयोग है। ड्राई फ्रूट्स के साथ में भूलना मत, लौंग बहुत ज़रूरी है। और आलू के लिए कहा कि आलू के लिए जो तंडुल उदक है, चावल का पानी है, बोलते हैं वो हितकारी है। परंतु जो सूरन है ना, जिमीकंद है, जिमीकंद को यदि आप गुड़ के साथ लेते हैं तो वो लाभकारी माना गया है। तो मिश्री जो है, मिश्री के लिए लाभकारी माना गया है। सौंठ डालिए, मिश्री का पानी पीजिए, मिश्री के साथ में अदरक का सेवन आप करिए, और गुड़ के साथ सौंठ ले लीजिए, और गन्ने का रस पीजिए। गन्ने का रस में अदरक डाल करके पीजिए, बहुत ही लाभकारी है। गन्ने के साथ साथ में बाकी जितने भी जो द्रव्य हैं, लाभकारी जो द्रव्य हैं, इनके विषय में हमने चर्चा की, तो आप इसको आप समझ गए होंगे। कुछ नई जानकारियाँ, नई बातें आपको मिली होंगी। तो मेरा निवेदन है, इनका प्रयोग करिए, पालन करिए। हितकारी संयोगों की हमने बात करी, अहितकारी द्रव्यों की बात करी, किसके साथ किस द्रव्य का गुण बढ़ता है, हमने इसकी बात करी। तो आपको बहुत सारी जानकारी देने का हमारा यह प्रयास निरंतर चलता रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए, कल तक के लिए, आगे तक के लिए, अगले जो हमारा एपिसोड आएगा तब तक के लिए आप हमको दीजिए विदा। आपको मेरा नमन, प्रणाम, ओम। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी, अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य आज ही करना है। आयुर्वेद से